Okay, so we are starting with Unit 10 Emerging Areas today. I guess you can. Not responding over your screen. You can see the screen, Abhi. Yes, ma'am. Okay, so this is our syllabus of Unit 10, as you can see, right? Emerging Areas. इसमें you can see the broader topics, है ना? कहाँ कहाँ से which are the topics covered here. You can see that. What we will do, we will. हाँ. So we are going to take all the topics in brief. Otherwise ये बहुत लेंदी हो सकता है अगर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. And from your exam perspective also, इसमें से बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है. At times they may ask you from very superficial questions, और at times they may ask you very deeper questions जो कवर वैसे भी नहीं हो पाता है. तो we'll try to have a brief idea about all of these topics, so that in case you have just a rough basic understanding of every topic, कि अगर एग्जाम में कुछ वो एरिया टच करते हैं तो आप क्लियर कर पाए. तो आई एम गोइंग टू टेल यू एंड एक्सप्लेन ऑल द इम्पोर्टेंट एरियाज, इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे क्वेश्चन इसमें से आते हैं. ठीक है, वो सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे. एंड we'll take this part of this unit, well-being and self-growth. Okay, gradually we are going to cover all the parts. So we'll discuss the main and the important points. ठीक है. Is the PPT visible, Achal? Yes, ma'am. Okay, so we are starting with the well-being topic. So in general, जब भी हम well-being की बात करते हैं, what is it about? आपको क्या लगता है well-being का क्या मतलब होता है? सिंपल वर्ड्स में well-being क्या होता है? हेल्दी और हैप्पी लाइफ से रिलेटेड. ओके, हैप्पी लाइफ से रिलेटेड. और हैप्पी लाइफ के लिए क्या जरूरी है? हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हम्म, इमोशनल हेल्थ. राइट. तो वेलबींग इज ऑल अबाउट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग. हम कितना फिजिकली हेल्दी हैं, हम कितना मेंटली हेल्दी हैं, है ना? कैसे अपने इमोशंस एडजस्ट करते हैं, मतलब कैसे डील करते हैं अपने इमोशन के साथ, हमारे रिलेशनशिप्स कितने हेल्दी हैं, हम अपने काम में कितना एंगेज होके काम करते हैं, हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ कैसा है. ठीक है, all these things all together determine our well-being. Okay, so it includes all the aspects, physical, mental and the spiritual aspects. So it's all about holistic perception of well-being.
ठीक है, एंड इट इज मोर ऑफ योर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, आप क्या साइकोलॉजिकली फील कर रहे हो अबाउट योर सेल्फ, हाउ थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, कितना सेटिस्फाइड हो आप अपनी लाइफ में, कैसे खुद को जज कर रहे हो, तो इट इज थिंग्स. सो it is found researches के through that well-being is associated with self-perceived health, longevity, healthy behavior, mental physical illness, social connectedness, productivity, factors in the physical and social environment. इन सब के साथ देखा गया है कि हमारा well-being associated है somehow, है ना. कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है वेलबींग को लेके, बट एक जनरल एग्रीमेंट है कि वेलबींग में क्या क्या होगा. पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे, ठीक है, जब भी हम वेलबींग की बात कर रहे हैं पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे, नेगेटिव इमोशंस नहीं रहेंगे, और लाइफ में सेटिस्फैक्शन रहेगा. ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, पॉजिटिव इमोशंस एंड absence of negative emotions. Okay, so that is about in general about well-being. अब वेलबींग डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट है. इट कैन बी अबाउट हेल्थ, ठीक है, हम कितने हेल्दी हैं, हेल्दी फैक्टर्स क्या है हमारे. इट कैन बी अबाउट आवर सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी कहाँ रहते हैं, फैमिली लाइफ कैसी है, दोस्त है कि नहीं है, राइट. इकोनॉमिक फैक्टर्स, डू वी हैव मनी, सस्टेनेबल अमाउंट है हमारे पास, सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास कि नहीं है, उन सब पे हमारा वेलबींग डिपेंड करता है. एंड इवन पर्सनल डेवलपमेंट का कितना स्कोप है, चांस है. ओके, so these environmental and social resources can include our peace, economy, security. ठीक है, कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं, रह रहे हैं जहाँ रोज दंगे हो रहे हैं, ठीक है, तो एट दैट टाइम यू वोंट फील सेफ, आपके वेलबींग भी इफेक्ट होगा. बट इफ यू आर लाइक लिविंग इन दिस कंट्री और हमें पता है दैट वी आर सेफ, है ना, तो वी हैव अनदर लेवल ऑफ वेलबींग हियर. सो दिस इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, स्टेबल इकोसिस्टम, सेफ हाउसिंग, ये सब फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. इंडिविजुअल के लेवल पे हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, हेल्दी डाइट है कि नहीं, सोशल टाइज कैसे हैं, हम कितना रेजिलियंट है, चीजों से उभर पाते हैं कि नहीं, हमारे पॉजिटिव इमोशंस कैसे हैं. सो अगेन ये हम बात ही कर चुके हैं कि हमारा वेलबींग बहुत सारे फैक्टर्स के साथ एसोसिएटेड है, चाहे हमारा सोसाइटल फैक्टर हो या पर्सनल फैक्टर हो या हमारा इकोनॉमिक फैक्टर हो या जॉब हो हमारी, ठीक है. बट जितना बेहतर वेलबींग स्टेट होगा हमारा, उतनी डिजीजेस कम होगी, हमको इलनेस कम होगी, इम्यून सिस्टम बेटर होगा, हम जल्दी रिकवर करेंगे, हमारी लाइफ की लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी. ठीक है, अगर हमारा वेलबींग अच्छा है तो हमारा काम के वक्त प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हम ज्यादा सोसाइटी को ज्यादा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. ठीक है, researchers also support that positive emotions are not just negative opposite of negative emotion. नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव इमोशन जस्ट नहीं होता है. पॉजिटिव इमोशंस आर इंडिपेंडेंट डायमेंशंस, है ना. मतलब अगर सपोज आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, दैट डजंट मीन आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन है. तो ये वही क्राइटेरिया है जो इंडिकेट कर रहा है टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. पॉजिटिव कहाँ से शुरू हुआ. ओके, इनिशियली सबका ध्यान डिसऑर्डर्स पे था या इश्यूज पे था, और वो उस प्रॉब्लम एरियाज को रिमूव करने में लगे थे. लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट जो थे उन लोगों ने सोचा कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एवरेज, जो नॉर्मल लोग हैं, they don't have any disorders, mental disorders, clinical disorders, they are general people and they have their general issues in life, and there can be certain things जो उनकी लाइफ को और बेटर बना सकती है. तो they are at this zero, हमें उनको जीरो से +1 की तरफ लेके जाना है, कुछ बेटर चीजें ऐड करनी है. सपोज दिस इज अ नंबर लाइन, इनको +1 जीरो से न्यूट्रल से
पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है. वी कैन ऐड सम पर्पस इन लाइफ, वी कैन ऐड सम सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, एंगेजमेंट इन लाइफ, तो दैट विल एनहांस आवर वेलबींग. और दूसरी तरफ क्या था, नेगेटिव वन पे, अर्लियर जो स्टडीज हो रही थी क्लिनिकल साइकोलॉजी में, वो क्या कर रहे थे, लोगों को नेगेटिव वन से जीरो पे लेके आ रहे थे. बट पॉजिटिव साइकोलॉजी ने क्या कहा, हम जीरो से +1 की तरफ लेके चलेंगे. वी विल ऐड समथिंग. पॉजिटिव इमोशंस आर not just opposite of negative emotion, they are something independent. Okay, so although बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, आपके जेनेटिक फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो ये चीजें इम्बाइब कर सकते हैं अपने अंदर. वेलबींग की डायमेंशंस क्या क्या हो सकती है, इमोशनल लेवल पे वेलबींग, फिजिकल पे, सोशल लेवल पे, ठीक है, सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हो, साइकोलॉजिकल वेलबींग, मेंटल स्टेबिलिटी हो, वर्क प्लेस वेलबींग हो, काम में हमारा मन लगे, वहां पे कोई स्ट्रेस ना हो, सोसाइटल वेलबींग हो, एंड स्पिरिचुअल वेलबींग हो. ठीक है, खुद के साथ हम कनेक्ट कर पाए. तो these are the variables. Now we are coming to the important part of this topic, that are theories of well-being. ओके, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वेलबींग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का पार्ट है, राइट? और पॉजिटिव साइकोलॉजी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करती है ताकि हमारी लाइफ और वर्दी हो पाए और अच्छी हो पाए. ठीक है, अब वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, इवन सोसाइटल लेवल पे भी वेलबींग की बात करती है. सो देयर आर दीज 4 थ्योरीज जो हम डिस्कस करेंगे, ओके, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेलबींग. First theory is broaden and build theory given by Barbara Fredrickson, then flow theory by Mihai Csikszentmihalyi, and then theory of psychological well-being given by Riff and Keys, and then authentic happiness theory given by Martin Seligman. So we are going to discuss this theory starting with broaden and build theory. इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आता है आपके. So broaden and build theory एक आपकी पॉजिटिव इमोशंस की ही थ्योरी है जो ये कहती है कि आपके जो पॉजिटिव इमोशंस है, लाइक फीलिंग गुड, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, ठीक है, ये फर्दर आपको सपोर्ट करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं, आपका अवेयरनेस लेवल ब्रॉड करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं कि आप और नए और क्रिएटिव काम करो. ओके, आप अच्छे एक्शंस करो. एंड इससे क्या होता है, ग्रेजुअली जब आपके नए विचार मन में आते हैं, आप तो क्या होता है, आपके पर्सनल रिसोर्सेज बढ़ते जाते हैं, आपका सोशल सपोर्ट बढ़ेगा, आपका रेजिलियंस समझते हो ना? डू यू रेजिलियंस? हिंदी में क्या कहते हैं मैम इसको? मतलब रेजिलियंस होता है वो गिर के खड़े होने की जो क्षमता होती है ना, वापस से जल्दी से रिकवर कर जाता है ना परेशानी से, यस मैम. है ना, वो रेजिलियंस होता है. तो वो बढ़ता है, इससे हमारा नॉलेज और स्किल्स तो बढ़ेंगे ही, और जब ये सब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हेल्थ इंप्रूव होगा, सर्वाइवल इंप्रूव होगा, वी विल फील मोर सेटिस्फाइड इन लाइफ. एंड व्हाट विल हैपन बेसिकली, जब ये सारी स्टेजेस आएंगी, है ना, पहले हमने अच्छे अच्छे इमोशंस फील करे, सपोज आज आप बहुत खुश हो, जब बहुत खुश हैं तो हमारे अंदर एक नए थॉट्स आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, हम सबके साथ अच्छे से बात भी करेंगे, राइट? और इसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, हमारे रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, हम और रेजिलिएंट फील करेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, और इससे हमारा हेल्थ और फुलफिलमेंट बढ़ेगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा. और जब ये बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हम और पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे, जिससे फिर से ये स्पाइरल क्रिएट होगा, अपवर्ड स्पाइरल. मतलब ये वापस हम इसी लूप में आ जाएंगे. समझ पा रहे हो इस बात को? यस मैम. है ना? तो हमारे ही पॉजिटिव इमोशन और पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं हमारे अंदर. Then we have flow theory. This is quite interesting theory which talks about
कैसे हम मैक्सिमम एंगेज हो सकते हैं अपने काम के साथ। तो फ्लो एक स्टेट होती है काम करने की जब हमारा ध्यान पूरा काम के अंदर होता है, फुल्ली एंगेज्ड इन आवर वर्क, पूरा कंसंट्रेशन के साथ हम अपना काम करते हैं। जब अपनी फुल पोटेंशियल लगा देते हैं किसी काम में, जैसे आगे बुक काम पढ़ रहे हैं करते तो, हैं। जैसे कभी राइट। बुक पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही रह गए, पढ़ते ही पता ही नहीं चला हाँ, टाइम कब निकल गया। टाइम का भी पता नहीं चलता है। तो ये इसकी हम्म। कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्लो कब जनरेट होता है? फ्लो तब जनरेट होता है जब वो टास्क बहुत आपके लिए आपके लेवल का हो। मतलब ना तो बहुत आसान होना चाहिए, मजा नहीं आएगा, ना बहुत मुश्किल होना चाहिए कि आप करो ही ना उस काम को। जब काम टक्कर का हो ना, कि आपका चैलेंजिंग और आपके स्किल मैच कर रहे हैं, है ना, आप उसके आपके स्किल्स इतने हैं कि आप उसको एज अ चैलेंज ले पाओ और कर पाओ। मजा तभी आता है ना काम में जिसमें थोड़ी सी मुश्किल भी हो लेकिन पता है हम कर सकते हैं। तो जब ऐसा काम हम करते हैं ना, तो हम फ्लो स्टेट में जाते हैं, हमें टाइम का पता नहीं चलता है, हम अपना 100% डालते हैं, हमें रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो जो प्रोसेस ऑफ वर्किंग है ना, वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, द प्रोसेस इटसेल्फ, प्रोसेस ऑफ वर्क जो है हमारे लिए, वो ही हमें इंट्रिंसिकली मोटिवेट करता है, अंदर से मोटिवेशन आ रहा है उसके लिए। ठीक है, हमारे क्लियर गोल्स होते हैं कि हमें क्या काम करना है, एट द एंड क्या आउटपुट चाहिए, गोल क्लियर है। लेकिन आउटपुट के लिए हम क्रेव नहीं कर रहे हैं। ध्यान ये नहीं है कि वो काम होगा कि नहीं, ध्यान सारा काम पर रहता है कंप्लीटली। तब फ्लो स्टेट जनरेट होती है बेसिकली। सो ये वो है जो मैं अभी कह रही थी, आपका काम कैसा होना चाहिए, आपका चैलेंज लेवल और आपके स्किल्स दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस डायग्राम, अच्छे से आप इसको सीक्वेंस में ध्यान में रखना। सपोज आपका चैलेंज लेवल इज लो, स्किल लेवल इज लो। ठीक। जब स्किल भी कम है और चैलेंज भी कम है, तब क्या है, आप तो या तो आप इस जोन में हो, एपैथी जोन में, या फिर यू डोंट फील गुड और अटैच टू एनीथिंग, क्योंकि ना ही चैलेंज है ना ही आपके स्किल से मैच कर रहा है। चलो चैलेंज, लेकिन चलो आपके आपके पास स्किल है, सपोज इस लेवल पे हो आप, यानी कि आपके पास स्किल तो है। मैंने आपको एक काम दिया है कि आपको ये सवाल सॉल्व करके रखने हैं मैथ्स के, पर वो बेसिक सॉल्व क्वेश्चन हैं। 2+2 कितना होता है, 4+2 कितना होता है, बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। अब ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सा काम है। ठीक है, आपके स्किल्स तो है, लेकिन चैलेंज क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, आपको एफर्ट थोड़ी लगाना, ये तो आपको आता ही है, राइट? तो क्या हो जाएगा? बोर। यू विल गेट बोर्ड ऑफ दैट टास्क, मन नहीं करेगा करने का, क्योंकि चैलेंज नहीं है कुछ उस काम में। ठीक है। अब लेकिन अगर आपका स्किल लेवल बहुत ही ज्यादा है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आपका स्किल बहुत हाई है, लेकिन अगेन चैलेंजेस लो, चैलेंज ज्यादा नहीं है। ठीक है, चैलेंजेस अगेन लो की स्टेट में ही है, थोड़ा एनहांस होगा, चलो यहां तक आ गया, लेकिन आपका जो स्किल लेवल है वो तो बहुत ज्यादा है। उस लेवल में भी क्या होगा? यू विल गेट वेरी रिलैक्स, आपको पता है आप बहुत चैलेंजिंग टास्क कर सकते हो, इसका चैलेंज लेवल ज्यादा कुछ है नहीं आपके स्किल्स के रिलेशन में, तो यू विल फील वेरी रिलैक्स। ठीक है। देन अगेन स्किल लेवल इज हाई, स्किल लेवल अब हमारा हाई है। ठीक है, और चैलेंज लेवल भी बराबर का है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा ये वाला स्टेट है जब यू फील इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। चैलेंजिंग है टास्क, लेकिन इतना भी नहीं है, यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन मैनेज इट बिकॉज योर स्किल लेवल इज वेरी हाई। ठीक है, तो एट दैट टाइम ठीक है, आप रिलैक्स तो नहीं हो, कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ऐसा होता है ना, हम किसी सिचुएशन के कंट्रोल में है, राइट? तो वी विल फील लाइक हाँ वी कैन डू इट। ओके, देन यू कैन लाइक इमेजिन इट विद एनी टास्क, आप किसी भी काम के साथ खुद को इमेजिन कर सकते हो। सपोज आंचल आप योगा कर रहे हो, ठीक है, अब योग में क्या हो रहा है, आप कुछ ऐसे आसन कर रहे हो जो आपको पता है आप कर सकते हो इजिली, तो यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट सिचुएशन, आप बोर तो नहीं होगे, बट यू आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ दैट सिचुएशन, यस आई कैन डू इट। लेकिन आप कुछ सपोज नया आसन ट्राई कर रहे हो जो कि थोड़ा चैलेंजिंग है,
आपके स्किल लेवल को मैच भी कर रहा है, आप एक बारी में कर भी नहीं पा रहे हो, आपको ज्यादा मेहनत भी लग रही है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, तो तब क्या होगा? उस वक्त आपका फ्लो स्टेट जनरेट होगा, राइट? हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट? यस मैम। उस वक्त टाइम का एहसास नहीं रहेगा, क्योंकि आपको बस वो काम करना है, और वो मुश्किल भी लग रहा है, लेकिन करना भी है, लेकिन आपको पता है आप कर भी सकते हो, राइट? मतलब यू विल एंजॉय यस मैम। दैट वर्क, यू विल एंजॉय डूइंग दैट थिंग। आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे मैं क्या कर रही हूँ, इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ। ठीक है, तो वो आपका फ्लो स्टेट जनरेट होगा तब, राइट? देन अराउजल वाला स्टेट, अराउजल वाले स्टेट में क्या होगा? स्किल लेवल तो ये है मिड लेवल पे, लेकिन चैलेंज इज वेरी हाई, तो वी फील अराउज्ड, थोड़ा एंजाइटी भी हो सकती है ग्रेजुअली। जब ये बहुत ज्यादा आपका स्किल लेवल जब कम हो जाएगा ना, और चैलेंज बहुत है टास्क में, आप मुझे दे दो कोई डिफिकल्ट सा आसन, अगर मेरा, मुझे लगता है मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मेरा स्किल लेवल यहाँ पे, और आप सीधा मुझसे चक्रासन करा रहे हो, तो हो सकता है मेरा एंजाइटी लेवल बढ़ जाए। ठीक है, तो यस मैम। इट डिपेंड्स, स्किल और चैलेंज का सारा खेल है। ओके, बट जब वो फ्लो स्टेट में काम करते हैं तो बहुत अच्छे काम निकलते हैं, है ना? आप अपना 100% डाल दें और काम का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। इवन एग्जाम्पल के लिए जितने भी ये स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, है ना, जितने स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स में हैं, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन फ्लो स्टेट। जब भी वो अपने स्पोर्ट्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एग्जाम उसके अंदर एंगेज है, वो लोग फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं बेसिकली। ओके, देन वी हैव थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। रिफ ने दिया था साइकोलॉजिकल वेलबींग का थ्योरी। ओके, और उन्होंने 6 फैक्टर्स दिए थे। व्हाट आर दी 6 फैक्टर्स? पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर पीपल, ठीक है, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते। पर्सनल मास्टरी, अपने ऊपर मास्टरी लेना। अटोनमी, कंट्रोल में लाना चीजों को, सिचुएशन को, एनवायरनमेंट को। फीलिंग पर्पस इन मीनिंग इन लाइफ, वी शुड फील दैट हाँ कुछ पर्पस है लाइफ में, कुछ मीनिंग है। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते रहना टाइम टू टाइम। एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करना। तो रिफ का मानना था कि ये 6 फैक्टर्स हमारी वेलबींग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो इसके बेसिस पे, ये जो 6 फैक्टर्स है, इसके बेसिस पे रिफ ने एक स्केल भी बनाया है, विच इज 6 पॉइंट रेटिंग स्केल। और ओरिजिनली आई गेस इट हैज 84 आइटम्स, और उसका जो सेकंड वर्जन है, छोटा वर्जन है, इट हैज 54 आइटम्स। देन उससे भी छोटा एक 48 आइटम का आता है, एंड देन उससे भी छोटे छोटे स्केल्स है। तो ये उनका एक मास्टर स्केल है, जिसके सब सब वो बने हुए हैं, मिनी पार्ट्स भी बने हुए हैं। सो दीज आर द 6 फैक्टर्स जो अभी हमने डिस्कस किए। अनदर थ्योरी इज ऑफ ऑथेंटिकनेस। सो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, अगेन हैप्पीनेस पे से क्वेश्चन आते हैं। तो इन जनरल ऑथेंटिक हैप्पीनेस की जो थ्योरी वेलबींग में आई थी, पॉजिटिव साइकोलॉजी में आई थी, तो उन्होंने बोला 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? आप पॉजिटिव इमोशन फील करें, ये इंपॉर्टेंट है। आप एंगेज्ड रहे, एंगेजमेंट इज कोई काम होना चाहिए जिसमें आप एंगेज हो, जैसे कि फ्लो। एंगेजमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड, जो अभी हमने फ्लो पढ़ा है। ठीक है, तो लाइफ में एंगेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव इमोशन इज इम्पोर्टेंट, एंड लाइफ में सर्टेन मीनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, टू फील सर्टेन मीनिंग इन लाइफ। ठीक है, पॉजिटिव इमोशन मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लेजर है, एक्सेसी है, वार्मथ है, कंफर्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंगेजमेंट, फ्लो स्टेट, म्यूजिक सुनते सुनते हो सकता है, टाइम स्टॉपिंग का एहसास हो, सेल्फ कॉन्शियसनेस लूज होने लगता है हम जब कभी एक्टिविटी में किसी में ऑब्जर्व होते हैं, एंड लीडिंग टू मीनिंगफुल लाइफ, यानी कि जब हम कुछ बिगर पे फोकस करते हैं, समथिंग बिगर देन सेल्फ, तो वी फील समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ। लेटर ऑन ये जो मॉडल था ऑथेंटिक हैप्पीनेस का, सेलिगमैन का ही था वो भी, उसको सेलिगमैन ने खुद बढ़ाया, एनहांस किया। उनकी कोई स्टूडेंट थी जिन्होंने उनको उनका ध्यान इस चीज के तरफ लेके गई कि आपके मॉडल में ये चीजें कम है, शायद कुछ और भी हो सकता है।
तो वो क्या चीजें थी जिससे दो चीजें और बढ़ी, तो उससे आया एक परमा मॉडल. नाउ व्हाट इज दैट? P is for positive emotion, E is for engagement, R is for relationship. ठीक है. अच्छे रिलेशनशिप्स के बिना भी हम पॉजिटिव फील नहीं कर पाते हैं, कंप्लीटली वेलबींग हमारा नहीं हो पाता है इन लाइफ, जो पहले भी था. एंड वन मोर फैक्टर इज देयर, अचीवमेंट. देयर इज इम्पोर्टेंट, मतलब इट इज इम्पोर्टेंट टू फील दैट वी आर अचीविंग समथिंग इन लाइफ, टू बी हैप्पी, टू फील हैप्पी. तो इसलिए उन्होंने ये परमा मॉडल दिया. आज के टाइम में कहते हैं कि परमा के साथ एक और फैक्टर डाल दिया गया है, दैट इज वी, विच इज परमा वाइटैलिटी. ओके, वाइटैलिटी इज अगेन फीलिंग यूजफुल इन लाइफ, फीलिंग, मतलब कुछ उसके अंदर वाइटैलिटी में इट विल इंक्लूड ऑल अदर एस्पेक्ट्स, है ना. आपका बॉडी हेल्थ कैसा है, फिजिकल कितना फिट हो, इम्यूनिटी लेवल कैसा काम कर रहा है आपका, ओवरऑल आपका वेलनेस स्टेट कैसा है, ठीक है, कितना हेल्दी आप फील करते हो. तो वो वाइटैलिटी फैक्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू फील हैप्पी अबाउट योर ओन सेल्फ. तो दीज आर अगेन परमा मॉडल: पॉजिटिविटी, having emotions of life, satisfaction, happiness, engagement, flow experiences, relationship, meaning and passion in life, purpose in life, to achieve something, optimal wellness, strong, healthy bones. Is it clear? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? तो ये परमा मॉडल था. इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में. नाउ टाइप्स क्या क्या होते हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग के. ओके, सो आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स द टाइप. बेसिकली ये पेपर में कई बार पूछ चुके हैं आपके. हेडोनिस्टिक वेलबींग या फिर यूडोमोनिक वेलबींग में क्या फर्क है? तो हेडोनिस्टिक वेलबींग एक ऐसी स्टेट है हैप्पीनेस की जहां पर हम फोकस करते हैं सिर्फ प्लेजर लेने में, और कुछ भी जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें कंफर्ट करने में, उसको दूर करने में. तो हमारा पूरा फोकस रहता है सिर्फ कंफर्ट मिले और कुछ भी डिस्कंफर्ट ना मिले. दैट इज हेडोनिस्टिक. फॉर एग्जाम्पल, हमारी अभी क्लास है सुबह 6 बजे, राइट? अगर हम कहते हैं कि नहीं, वी शुड स्लीप, क्लास का क्या है, बाद में कर लेंगे, ठीक है, तो वो कैसा हैप्पीनेस है आपके लिए? वो हेडोनिस्टिक है. व्हाई? क्योंकि हम क्या फोकस कर रहे हैं? सिर्फ कंफर्ट पे फोकस कर रहे हैं. ये नहीं देख रहे कि क्लास का बाद में हमें फायदा क्या हो सकता है. ठीक है, तो जब हम करंटली हम अपने सिर्फ कंफर्ट पे फोकस कर रहे हैं और डिस्कंफर्ट वाली सारी चीजें अवॉइड करना चाह रहे हैं, एक्चुअली में सोचे समझे बिना कि हमारे लिए फायदा किसमें है, तो वो हेडोनिस्टिक हैप्पीनेस हुआ. हेडोनिस्टिक, जिसमें हम एक्चुअली अपना नुकसान करते हैं लॉन्ग रन में. ठीक है, समझ आया ये? यस मैम. मीन्स एक मैम है, ये क्षण भर का वो है, हाँ, टेम्पररी है ये. टेम्पररी है. हाँ, क्षणभंगुर जिसको बोलते हैं ना, टेम्पररी है ये बिल्कुल. देन यूडोमोनिक हैप्पीनेस. यूडोमोनिक इज ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. तो जो अल्टीमेट लेवल ऑफ हैप्पीनेस की हम बात करते हैं वो यूडोमोनिक हैप्पीनेस है, जहाँ पे हम पूरा फुल्ली सेटिस्फाइड फील करते हैं. ठीक है, सो अगेन यही हेडोनिक वेलबींग फोकस्ड ऑन इंक्रीज प्लेजर, डिक्रीज पेन. ठीक है, इट इज अ नोशन ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग. सब्जेक्टिव वेलबींग इज जैसे आपका वेलबींग आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग होता है. तो ये हेडोनिक भी सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है. इसमें एक अफेक्टिव कंपोनेंट होता है, यानी कि अफेक्टिव इज योर फीलिंग, योर इमोशन वाला कंपोनेंट. तो हाई इमोशन चाहिए आपको, लो नेगेटिव इमोशन चाहिए. और इसमें एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है जो कहता है वी नीड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ. ओके, वी वांट टू फील सेटिस्फाइड इन लाइफ. Okay, so individual experiences happiness when positive affect and satisfaction are both high. ठीक है, तो लाइफ में जब हम पॉजिटिव इमोशंस भी हों और हम सेटिस्फाइड भी फील करें, तो ये हमारा हेडोनिक सेटिस्फैक्शन, हेडोनिक वेलबींग का स्टेट है. ऑन द अदर हैंड, यूडोमोनिक की अगर हम बात करें तो वो मैस्लो के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे
और रॉजर्स का जो कंसेप्ट है ऑफ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन एंड देयर सब्जेक्टिव वेलबींग उस आइडिया पे डिपेंड करता है। यानी कि जब हम पूरा अपने ऊपर काम करें, फुल पोटेंशियल पे काम करें, ठीक है, पूरे लाइफ को एक्सपीरियंस करें अच्छे से, सो तब हम इसमें एंगेज होते हैं यूडेमोनिक हैप्पीनेस में। ठीक है, सो एट दिस टाइम वी हैव हायर पर्पस इन लाइफ, हायर ऑर्डर और मीनिंग इन लाइफ, एंड उसकी वजह से वी विल फील हैप्पी अबाउट इट। तो यूडेमोनिक हैप्पीनेस में आपका सेंस ऑफ कंट्रोल आपके पास रहेगा, यू विल हैव सम मीनिंग इन लाइफ अगेन, यू विल यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक बिलोंगिंगनेस, अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे, सोसाइटी में आप कंट्रीब्यूट करोगे, यू विल फील अ लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, एक ग्रोथ भी होती रहेगी उसकी वजह से, क्योंकि यू विल फील कॉम्पिटेंट एनफ, तो यू विल हैव पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस भी होगा। तो ये सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आपके यूडेमोनिक ग्रोथ में, यूडेमोनिक वेलबींग में होंगे। ठीक है, जब आप एक्चुअली अपने ग्रोथ पे काम करते हो, अपने पोटेंशियल पे काम करते हो, वो आपका यूडेमोनिक है, राइट। सो अगेन ये हेड यूडेमोनिया एंड हेडोनिया। यूडेमोनिया क्या होगा? व्हेन वी परस्यू एक्सीलेंस, यूज द डेवलप अ स्किल, लर्न और गेन इनसाइट, डू व्हाट यू बिलीव इन। बट हेडोनिक में हम क्या करते हैं? सिर्फ एंजॉयमेंट, प्लेजर, फन, रिलैक्सेशन, टेक इट इजी वाला एटीट्यूड है। इज इट क्लियर? इसमें से क्वेश्चन आता है हमेशा। यस मैम, यस मैम। नाउ इस चीज को और बेहतर आप जान सकते हो, देयर इज वन मॉडल कॉल्ड हैमबर्गर मॉडल गिवन बाय टेल बेन शाहर। तो उन्होंने हैप्पीनेस को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और जो इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो बता रहे थे एक्चुअली ये उनके साथ हुआ था। मतलब अपना काम वाम खत्म किया उन्होंने, पूरा उनका कुछ रिसर्च चल रहा था, उसके बाद वो रेस्टोरेंट में गए, नाउ आई विल एंजॉय माय बर्गर एंड बहुत काम कर लिया मैंने, तो ऐसा करते हैं। तो वहां पे अपना बर्गर एंजॉय करते करते उनको ये थ्योरी रियलाइज हुई एंड उन्होंने इसको शेयर किया। नाउ व्हाट इज दैट? अब उन्होंने कहा कि 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। कौन कौन से 4 कैटेगरी? हम हेडोनिस्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। हेडोनिस्ट कैटेगरी के लोग बर्गर ऐसा ऑर्डर करेंगे जो ना ही मतलब क्या बोलते हैं, ना ही उनके टेस्ट का है। हाँ मतलब सॉरी, वो बर्गर ऐसा ऑर्डर करेंगे जो बहुत टेस्टी है लेकिन बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट वाले कंफर्ट पे फोकस कर रहे हैं, अगेन प्लेजर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, एंड प्लेजर को ही हैप्पीनेस समझ लेते हैं। उनका मोटो रहता है सीक प्लेजर एंड अवॉइड पेन। तो जब वो ऐसा बर्गर ऑर्डर करते हैं जो बहुत ही टेस्टी लगे लेकिन बिल्कुल अनहेल्दी हो, तो यानी कि वो अपने फ्यूचर बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ प्रेजेंट के टेस्ट के बारे में, प्लेजर के बारे में सोच रहे हैं, विच इज अगेन टेम्पररी, दैट इज हेडोनिस्ट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, हेडोनिस्ट दे आर फोकसिंग ऑन प्रेजेंट बेनिफिट एंड प्लेजर, ठीक है, बट उनका जो फ्यूचर प्लान है दैट इज वेरी लो, नो फ्यूचर प्लान, मीनिंगलेस फ्यूचर, दैट इज हेडोनिस्ट, राइट। देन वी हैव स्टेट ऑफ निहिलिज्म। अब निहिलिज्म क्या होता है? निहिलिज्म में जो प्रेजेंट जो डेट्रीमेंट है आपका, दैट इज वेरी लो, प्रेजेंट प्लेजर इज वेरी लो, दैट इज पेन। तो यहाँ पर निहिलिज्म में दे आर फोकसिंग ऑन पेन एंड फ्यूचर, कोई मीनिंग नहीं है फ्यूचर का भी। तो ये लोग ऐसा बर्गर ऑर्डर करेंगे, इमेजिन, जो ना तो हेल्दी है और ना ही टेस्टी है, वर्स्ट बर्गर, ना टेस्ट है ना हेल्थ है, यानी कि जीरो फायदा। तो ऐसे लोग लर्न हेल्पलेसनेस की स्टेट में होते हैं, उनको लगता है वो अपनी लाइफ के साथ कुछ कर ही नहीं सकते हैं, रोते भी रहेंगे लेकिन हेल्पलेस भी है, लर्न हेल्पलेसनेस, यू अंडरस्टैंड? डॉग वाला एग्जांपल याद है? यस ठीक मैम। है, तो दे हैव लर्नड टू बी, टू फील हेल्पलेस, कि कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, कुछ नहीं कर सकते, जो है वो ही एक्सेप्ट कर लेंगे बिल्कुल।
ठीक है, पास्ट में जीते हैं, जो पहले हुआ था उसी को मानते रहते हैं, पहले मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, अब कुछ अच्छा हो नहीं सकता, तो बस अब उसी की आदत पड़ जाती है। तो खुशियों पे दे हैव गिवन अप, उनको लगता ही नहीं है वो कभी खुश भी रह सकते हैं। ठीक है, देन रैट रेसर का क्या है, दे लिव फॉर द फ्यूचर, हम दौड़ भाग। ऐसे लोग कैसा बर्गर खाएंगे जो बहुत हेल्दी हो और बिल्कुल भी टेस्टी ना हो, सिर्फ हेल्थ पे फोकस करेंगे, टेस्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बेनिफिट्स के बारे में, लेकिन प्लेजर पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, इसलिए पेन आता है उनके हिस्से में। तो दे फोकस ऑन डेस्टिनेशन ओनली, जर्नी पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन पे ध्यान रहता है। उनको लगता है कि जो रिलीफ हमें मिल रहा है वही हमारे लिए हैप्पीनेस है। उनका मोटो क्या है, नो पेन नो गेन, जब तक पेन नहीं होगा तब तक गेन नहीं होगा। जब तक हम ऐसा खाना नहीं खाएंगे जो बेस्वाद हो लेकिन हेल्दी हो, तब तक हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे इन फ्यूचर। ऐसा, तो ऐसे रैट रेस वाले लोग होते हैं जो अपनी प्रेजेंट लाइफ में सिर्फ बचाते रहते हैं और फ्यूचर के लिए सेव करते रहते हैं, राइट। तो दैट दोज आर रैट रेसर्स। Then finally, the authentic happiness, the eudaimonic happiness comes here. उनका बर्गर कैसा होगा, उनका बर्गर हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा, यानी कि प्रेजेंटली भी हैप्पी, फ्यूचर भी हैप्पी। तो फ्यूचर और प्रेजेंट को मिला देंगे, फोकस पे भी, सॉरी, जर्नी पे भी ध्यान देंगे, डेस्टिनेशन पे भी ध्यान देंगे, फ्यूचर का भी सोचेंगे, प्रेजेंट का भी सोचेंगे, तब जाके हम एक्चुअल में खुश रह सकते हैं। सो दिस इज द एक्चुअल ऑथेंटिक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जिसको हम यूटोनॉमिक हैप्पीनेस भी बोलेंगे। क्लियर हुआ ये मॉडल? यस मैम। इंटरेस्टिंग था सम कॉन्सेप्ट समझने के लिए? यस मैम। सो ठीक है, तो दिस वाज द वेलबींग मॉडल्स। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ वेलबींग टू ह्यूमन, वी ऑलरेडी नो, ऑब्वियसली जब वेलबींग हो रही है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में, तो हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका रेट भी हेल्दी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। खुश रहते हैं तो हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहता है, स्ट्रेस होता है तो सारा कुछ बिगड़ जाता है। ठीक है, ऑल्सो हमारा जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, दैट आपके पर्सनल ट्रेट्स पे, आपके जेनेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है काफी हद तक। तो वो आपकी वेलबींग डिटरमाइन करता है, बट इट कैन हैपन वाइस वर्सा ऑल्सो, वेलबींग के थ्रू भी बैक में ये चीजें हो सकती है। सो बस यही है, रिसर्चेस में कहा जाता है कि वेलबींग हमारे हेल्थ और डेवलपमेंट के साथ भी एसोसिएटेड है। नाउ हियर कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ग्रोथ, यानी कि अगेन पर्सनल ग्रोथ पे काम करना, अपने पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज करना, उसके पास पहुंचते जाना, लाइफ में कुछ पर्पस होना, खुद को बेहतर जानना, अपनी सेंस ऑफ अवेयरनेस को बढ़ाना, टैलेंट पे, स्किल्स पे काम करना, नॉलेज को बढ़ाना, अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना, ये सब सेल्फ ग्रोथ का पार्ट है। ठीक है, सो इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होता है सेल्फ ग्रोथ का काम। हम धीरे धीरे हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, एंड यस, तो वो हम अपने लिमिटेड थॉट से पीछे रुकते नहीं है, एंड वी कीप ग्रोइंग। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ की वजह से अगर ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो क्या क्या हो सकता है, फ्रॉम इम्पल्सिव टू सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये जो हमारे अंदर इम्पल्सिविटी है ना, इम्पल्सिविटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, कभी किसी को कुछ भी बोल दिया, गुस्सा कर दिया, कभी कुछ भी खा लिया, किसी भी वक्त खा लिया, राइट, ये सब इम्पल्सिव बिहेवियर है। कुछ भी खरीद लिया, आपको जरूरत है नहीं है उस चीज की, तो उससे हमें सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ बढ़ना है, फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ एफिशिएंट होना है हमें, राइट, फ्रॉम इनकम्पिटेंट टू रिस्पॉन्सिबल बनना है हमें। ये सब सेल्फ ग्रोथ का पार्ट है, अपनी जिम्मेदारियां खुद लेनी है। ठीक है, and this self growth has profound effect
ऑन हर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, उस पे हमारी सेल्फ ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. ठीक है. So overall, self growth is very much important and we have to continuously move in that direction. So here, to increase our self growth, we can actually start with some good work. कुछ ऐसा अपने लिए काम चुने जिसमें हमें सेल्फ ग्रोथ फील हो, स्किल्स बेटर हो, हमें अच्छा महसूस हो, है ना. क्या क्या कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है टू फील गुड. आपको म्यूजिक पसंद है, आपको डांस पसंद है, यू वांट टू मेडिटेट, डू योगा, यू वांट टू वॉक इन नेचर, you just want to smile, do some creative work, मंडला आर्ट करना है आपको, राइट. कुछ खाना, अच्छा कुकिंग करने का मन है, तो ये सब आपके लिए पॉजिटिवली काम करती हैं चीजें. So self growth and self development are most important, some of the most important activities you can do. Okay. So it is not a selfish act. Self growth यानी कि खुद पे काम करना. और ये सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है, ये जरूरत है. अगर आप खुद ग्रो नहीं करोगे तो यू कैन नॉट हेल्प योर सराउंडिंग्स हैप्पी. फैमिली नहीं रख पाओगे, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे. इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट. नाउ हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. करेक्टर है ना, हम सबके अंदर क्या है, दैट मेक्स आवर करेक्टर. हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या बिहेव करते हैं, इन सब से हमारा करेक्टर बनता है, राइट. नाउ डॉक्टर सेलिगमैन ने और डॉक्टर पीटर. हाँ जी, मैं एक बार स्लाइड पीछे करना. ये लो. ओके मैम. ओके, सो एक बुक है इनकी, कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्चूज. ओके, डॉक्टर सेलिगमैन एंड पीटरसन की ना. उन्होंने इसमें 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ एक्सप्लेन किए हैं, जो कि कहते हैं कि ह्यूमंस के पास होते हैं. सारे तो नहीं होते हैं, बट 24 में से कुछ तो होंगे हमारे पास, या फिर रेंज होगा उनका कि कितना है और कितना नहीं है ना. किस हद तक, आउट ऑफ 10 कितना है और कितना नहीं है. तो वी ऑल हैव दीज कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स जो उन्होंने एक्सप्लेन करे हैं. Awareness that every one of us has 24 character strengths provide the foundation of genuine self-confidence, which is grounded in self-awareness. तो जब हम अवेयर होंगे ना अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, कि हमारे अंदर उनमें से कौन कौन से स्ट्रेंथ है, जब हमारी खुद को लेके अवेयरनेस बढ़ेगी, अपनी स्ट्रेंथ एरियाज हमें पता चलेंगे, तो हम उसका बेनिफिट ले पाएंगे. हम उन स्ट्रेंथ एरियाज के हिसाब से अपनी लाइफ डिजाइन, राइट. ये 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ को उन्होंने 6 वर्चूज में डिवाइड करा है. 6 हेडिंग्स हैं. वर्चूज आर गुडनेस, वैल्यूज. तो 6 वैल्यूज में हम डिवाइड करा है, और उन 6 वैल्यूज के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जिसकी वजह से 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ बनते हैं. ठीक है. सो व्हाट आर दी 6 वैल्यूज? वन इज विजडम एंड नॉलेज, justice, temperance, transcendence, humanity and courage. So you can see ये 6 करेक्ट वो है virtues. You have, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन का, because you have to learn all these. आपको 6 के 6 virtues और 24 के 24 करेक्टर स्ट्रेंथ के नाम पता होने चाहिए. इसका कोई निमोनिक्स बना के भले ही आप याद कर सकते हो. ठीक है. ओके मैम. तो नंबर 1 इज विजडम एंड नॉलेज. ये आपका पहला वर्चू है, नॉलेज और विजडम. नाम से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा व्हाट इज दैट, है ना, कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितना विजडम है, या कितना आपका मन लगता है उन चीजों में. अब विजडम और नॉलेज के अंदर क्या क्या कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स आती है? क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हो, कितना ओरिजिनलिटी आपके अंदर, नॉवेल्टी है. क्यूरियोसिटी कितनी है आपके अंदर, एक्सप्लोर करना, नई नई चीजों को जानने की इच्छा. जजमेंट,
यानी कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग कितना है, आप कितना ओपन माइंडेड होके सोचते हो। लव फॉर लर्निंग, नॉलेज सीख करने की कितनी आपके अंदर जिज्ञासा है ना। पर्सपेक्टिव, यानी कि अगेन आपके पास कितना ज्ञान है, कितना विजडम है, आप कैसे किसी चीज को एक ओवरऑल बिग पिक्चर की तरह देख पाते हो, है ना। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बस चीजों पे प्रेजेंट, कुछ लोग होते हैं जिनको उस प्रेजेंट के साथ साथ उसका फ्यूचर भी दिखाई दे जाएगा। दे नो कि ये छोटा सा एक्शन लॉन्ग रन में कहाँ जा सकता है। ओके, तो वो नॉलेज से आता है, अवेयरनेस से आता है। दिस इज वन थिंग। तो ये आपने देखा, ये वर्चू है, विजडम, नॉलेज, इसके अंदर 5 आपकी करेक्टर स्ट्रेंथ्स है। देन अनदर वर्चू इज करेज, हिम्मत। ठीक है, इसके अंदर करेक्टर स्ट्रेंथ्स 4 हैं। कौन कौन से? ब्रेवरी, ठीक है, जो सही है उसके लिए अपनी बात रखना। परसेवरेंस, डटे रहना, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता उस काम को करते रहना। ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करना। जेस्ट, पूरे हिम्मत, पूरे क्या बोलते हैं, एनकरेजमेंट के साथ, एनर्जी के साथ, एंथुजियाज्म के साथ काम करना। दैट इज जेस्ट, ठीक है। देन यू हैव अनदर वर्च्यू, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी में 3 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स है। लव, लव यू नो, राइट, सबको प्यार करना। काइंडनेस, दूसरों को समझना, उनकी मदद करना। सोशल इंटेलिजेंस, इसमें आपका इमोशनल इंटेलिजेंट का पार्ट भी आ जाएगा, जहां पे आप दूसरे लोगों को समझते हो, ठीक है। यू फील कनेक्टेड विद अदर पीपल, आप उनकी फीलिंग्स को समझते हो और उनको टैकल करना भी जानते हो। देन यू हैव जस्टिस एज योर वर्च्यू। उसके अंदर भी 3 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं। टीम वर्क, कैसे सबके साथ मिलके काम करना है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप कितने लॉयल हो। फेयरनेस, फेयरनेस इज नॉन बायसनेस, जस्टिस है ना, क्योंकि तो उसके अंदर फेयरनेस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कोई बायस होके डिसीजन नहीं लेना। लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक, करते हो सो दैट पीपल विल फॉलो यू। देन 5th इज टेम्परेंस। टेम्परेंस में क्या क्या आएगा आपका? 4 कैरेक्टर स्ट्रेंथ है। फॉरगिवनेस, दैट इज दूसरों को माफ करना, दया करना। ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, अपने अचीवमेंट्स को बोलने देना, रेदर देन मैं खुद ही बोलूं अरे मैंने ये काम करा है, मैंने वो काम करा है, अपने मुंह में खुद ही मिट्टू बंदे हो, ठीक है। इट्स बेटर ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी। देन प्रूडेंस, प्रूडेंस इज केयरफुल, ध्यान पूर्वक काम करना, जबरदस्ती के रिस्क नहीं लेना, ठीक है। प्रूडेंस, वैसे विजडम के लिए भी हम प्रूडेंस वर्ड का यूज करते हैं जब हम सोच समझ के चीजें करते हैं, हमें ज्ञान होता है चीजों का। सेल्फ रेगुलेशन, खुद पे कंट्रोल लगाना, डिसिप्लिन रखना खुद को, अपने इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल में रखना, ये सब इसके अंदर आता है। एंड फाइनली वी हैव 6th virtue is transcendence, beyond ourselves. So here we have 5 character strengths. एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड एक्सीलेंस, है ना, जब हम आर्ट को समझते हैं, जानते हैं, उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। वी फील ग्रेटिट्यूड, अनदर इज ग्रेटिट्यूड, वी आर थैंकफुल फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ। होप, वी आर ऑप्टिमिस्टिक इन आवर लाइफ, फ्यूचर ओरिएंटेड। ह्यूमर, वी आर प्लेफुल, ऐसा नहीं है हर वक्त स्ट्रेस्ड ही है क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट एंजॉयिंग आवर लाइफ। स्पिरिचुअलिटी, वो भी इसी में आता है, जहाँ पे रिलीजियसनेस है, हमारा फेथ है, वी हैव पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ओके, so these are 6 virtues and 24 character strengths. Clear है ये? कोई डाउट? So these character strengths provide awareness about personal potential and weakness, and we can work them. हम इनका पूरा एक स्केल है जिसके थ्रू हम मेजर भी कर सकते हैं हमारा कौन सा कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, हाई है, लो है, किस पे ज्यादा काम की जरूरत है, किसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने और पॉजिटिव बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो एक फाउंडेशन मिल जाता है हमें सेल्फ ग्रोथ पे काम करने का।
Okay, so this is over. एक आई डोंट नो वो कौन सी स्लाइड में आएगा, एक 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 और कॉन्सेप्ट है, पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, आई गेस सुना है आपने, पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ? पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक टॉपिक और है, पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ। हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म? मैम एक तो एंग्जाइटी तो सुना है, ये वाला नहीं सुना। एक होता है वो वाला पीटीएसडी, है ना, हाँ जी। पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है एक, है ना। एक उसका ऑपोजिट होता है जो पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, दैट इज पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ, यानी कि ट्रॉमा के बाद हम कितना मतलब कैसे ग्रो करते हैं। ऐसा भी होता है ना लाइफ में, कभी कभी जब कुछ बड़ा होता है लाइफ में, तो उसके बाद हम कुछ लोग स्ट्रेस में जाने की बजाय, जो हम कह रहे हैं ना कि स्ट्रेस हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है लोगों को, ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, लेकिन कुछ लोग उल्टा काम करते हैं। जो लोग रेजिलिएंट होते हैं, समझ लो, वो ट्रॉमा के बाद कुछ लोग बहुत ग्रो करते हैं, दे वर्क अपॉन देमसेल्फ। होता है ना यस मैम। लाइफ में, जब कुछ गलत हो जाता है तो हम कुछ लोग बहुत पॉजिटिवली काम करेंगे, उनका रेजिलियंस रेट हाई होगा, एंड दे उस ट्रॉमा की जो भी इश्यूज थे उसको यूटिलाइज करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, उसी में अपना सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। मैम इसमें ऐसा है कि जैसे कुछ लोग सिंगर बन जाते हैं ब्रेकअप होने के बाद, हाँ यस सिंगर मैम, टाइप। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैम ये। राइट, काइंड ऑफ कुछ लोग वो लिखना शुरू कर देते हैं, पोएट्री और यस मैम। कविताएं चलनी शुरू हो जाती है ना, गाने लिखने शुरू कर देंगे, राइट। तो कुछ लोग अपनी एनर्जी को इस तरीके से चैनलाइज करते हैं। अदरवाइज भी देखा है कि बहुत लोग ग्रो करते हैं। आजकल तो वो इंस्टा पे स्टोरीज ही आती रहती है ना, जिसमें लिखते हैं अरे मेरी लाइफ में ये हो गया और फिर मैंने ये तब उससे ये किया दैट इज लाइक कैसे मैं अपने ट्रॉमा से निकली और मैंने उसको यूटिलाइज करा और मैंने ग्रो किया, है ना। तो ऐसे मुझे ध्यान आ गया था तो मैंने शेयर कर लिया कि एग्जाम में कहीं गलती से कुछ बोलते हैं तो आपको बस ये टर्म पता होना चाहिए, तो आप कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो एक बहुत मतलब यस मैम। जनरल, आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए बस इस टॉपिक की, तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, सो ओके मैम। ऑन टाइम हमारा ये टॉपिक आज का यहाँ पे खत्म होता है।